हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो यूपीपी हो या अन्य कोई एग्जाम हो। तो देखिए, बिना समय गवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? फैब्रिनोजेन। फैब्रिनोजेन। चलिए आगे देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपना रिवीजन भी पूरा कर सकें। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो किसका होता है? रिलैक्सिन। किसका? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्यों में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज या मधुमेह। इससे दूसरा नाम क्या है? मधुमेह। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना? 6। आगे देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर औसतन रक्त होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। और अग्नाशय को क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। क्या? पेनक्रियाज। यदि ऑप्शन में आ जाए कि अग्नाशय, तो आप अग्नाशय टिक करेंगे। यदि पेनक्रियाज आ जाए तो पेनक्रियाज टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि में नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। आगे देखते हैं। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा श्वास छोड़ता है, वह क्या कहलाती है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो क्या कहलाती है? श्वासोच्छवास। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वो श्वासोच्छवास कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड्स, कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपी में सामान्य विज्ञान पूछा गया है, उसमें कोई सिलेबस नहीं दिया गया है कि ये वाले टॉपिक आएंगे, लेकिन सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने वाले हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो फ्रेंड, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो फ्रेंड्स, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। क्या होती है? विघटन। मानव के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी जो मानव मस्तिष्क होता है तो सबसे बाहर कौन सी झिल्ली होती है? ड्यूरामीटर। कौन सी? ड्यूरामीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का
कौन सा केंद्र होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल की जितनी भी वीडियो हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं, बिल्कुल सेल्फ स्टडी वाली फीलिंग आती है पढ़ने में। और फ्रेंड्स ऐसा ही आपको चाहिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 11 फरवरी को है और ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप एक एक घंटे में मात्र 30 क्वेश्चन करें। आपका समय ऐसा है कि मात्र आधे घंटे में आप 150 या 200 क्वेश्चन करें। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित रहती है? तो किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। किसके? इंसुलिन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है मृतजीवी के। किसके? मृतजीवी। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो फ्रेंड्स वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो पौधे छाया में पनपते हैं उन्हें कहते हैं सियोकाइट्स। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तो क्या है? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि मानव शरीर को में कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम औसतन 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो फ्रेंड्स पित्त करता है यकृत। यकृत उत्पन्न करता है पित्त। चलिए फ्रेंड्स, पित्त की जगह आपसे बाइल आ जाए, बाइल, तो भी यकृत ही टिक करेंगे आप क्योंकि पित्त को ही बाइल कहते हैं। आगे चलते हैं। ऑप्थोल्मिक संबंधित है, तो फ्रेंड्स ऑप्थोल्मिक संबंधित है आंख से। किससे? आंख से। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है केवल ए बी वाले को, केवल ए बी वाले को, और ओ सभी को दे सकता है। सर्वदाता होता है ओ, और ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है, तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। कितना? 65 से 80%। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो फ्रेंड्स जब भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में मुख्यतः भोजन मुख्यतः पचता है, तो कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। किस तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का मुख में पाचन होता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। क्या होती है? फीमर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। अगर बात करें कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो फ्रेंड्स मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना? 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
चलिए आगे देखते हैं। पौधे आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो फ्रेंड्स बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पौधे जल को बाहर निकालते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं रंध्र। क्या होते हैं? रंध्र। चलिए आगे देखते हैं। फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। कैसा? शंक्वाकार। पौधे में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैसी अभिक्रिया है? उपचयन। कैसी? उपचयन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आगे देखते हैं। शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। कौन सा? फ्रुक्टोज। फ्रेंड्स कौन सा तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स शरीर के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके लिए नया क्वेश्चन है। देखिए कार्बन होता है 1%, हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन 1%, यानी 1:2:1 का अनुपात होता है। और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ये हमेशा याद रखना। जब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये बन जाता है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में कितने प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं? तो फ्रेंड्स लगभग 50 से 70% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है। 50 से 70। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि से STH हार्मोन स्रावित होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, STH। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। STH हार्मोन के अधिक स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? फ्रेंड्स यदि पीयूष ग्रंथि ज़्यादा STH हार्मोन का स्रावण कर देती है तो उससे शरीर भीमकाय हो जाता है। क्या हो जाता है? भीमकाय। बहुत विशाल हो जाता है, मोटा हो जाता है इंसान और इसको भीमकाय हो जाता है या एक्रोमिगली हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्रोमिगली। जो इन सभी ऑप्शन में आए आपको वही टिक करना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। STH हार्मोन, अगर पीयूष ग्रंथि STH हार्मोन को कम करे तो शरीर बोना हो जाता है। कैसा होता है? बोना। याद रखेंगे, यदि पीयूष ग्रंथि STH हार्मोन को अधिक स्रावित करती है तो भीमकाय शरीर हो जाता है या उसको एक्रोमिगली कहते हैं। यदि STH हार्मोन की कमी हो जाए तो बोनापन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से दांत एवं हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है। गंधक की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जैसे कि दांत में चितकबरापन आ जाता है। लोहा या विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? जड़मानवता हो जाता है। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे कमी से होने वाले रोग। एक बार और देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? दांत एवं हड्डियों का कमजोर होना होता है। गंधक की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाती है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांतों में चितकबरापन आ जाता है। लोहा या विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है और आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, जिससे गला बहुत ज़्यादा फूल जाता है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन से जड़मानवता हो जाती है और विटामिन E की कमी से जन्म क्षमता में कमी आती है।
तो ये थे कमी से होने वाले रोग। अब हम देखेंगे अधिकता से होने वाले रोग। अधिकता से होने वाले रोग, चलिए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकता से होने वाले रोग। इनका नोट्स बना लेना, बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं ये कई बार पूछे गए हैं, मोस्टली बार पूछे गए हैं। नाइट्रेट्स की कमी से ब्लू बेबी रोग हो जाता है। किसकी कमी से? सॉरी फ्रेंड्स, कमी से नहीं, अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग हो जाता है। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है, और ये मछली ज़्यादा फैलाती हैं। कौन? मछली इसका वाहक होती हैं। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, और कैडमियम से की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। फ्रेंड्स इसके नोट्स बना के जरूर चलिएगा, क्योंकि नोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए एक बार और इनका हम रिवीजन करेंगे, पहले पूरे देख लेते हैं। कैडमियम की कमी से इटाई ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्सेनिक की अधिकता से कैरोटिस रोग हो जाता है, और पेंट परफ्यूम की अधिकता से हे फीवर रोग हो जाता है। चलिए एक बार और देखते हैं, कभी कुछ उल्टा बोल दिया हो, दोबारा से देख लेते हैं। देखो अधिकता से होने वाले रोग। फ्रेंड्स नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग हो जाता है। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैडमियम की कमी, सॉरी फ्रेंड्स, अधिकता से, सॉरी, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटाई कई बार आ गया है। आर्सेनिक की अधिकता से कैराटोटिस रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से कैराटोटिस रोग हो जाता है। पेंट परफ्यूम की अधिकता से हे फीवर रोग हो जाता है। तो देखो मैंने इनका रिवीजन भी करा दिया है आपको 100%। आगे देखते हैं, इंसुलिन में क्या पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो आप जस्ता टिक करेंगे। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डी होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है, मध्य कान के मध्य में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वो जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी? जबड़े की। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। कौन सा? एनामिल। आगे देखते हैं, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करने वाला शास्त्र है कैलोलॉजी। कौन सा? कैलोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला वाला फ्रेंड्स। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगते हैं। 23 सेकंड में रक्त पूरे शरीर में घूम जाता है, चक्कर लगा लेता है एक। ये देखिए, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर की कितनी होती है? 7%। कितनी? 7%। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। 7.4। देखिए फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, अगर 7 से ऊपर है, जैसे 7.4, 7.5 कुछ भी है, तो क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। और अगर 7 से नीचे है, जैसे 6 है, 5 है, तो अम्लीय है। कैसा? अम्लीय। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक बार और समझा दूं। अगर 7 से ऊपर है, 7 से अधिक है, तो कैसा है? क्षारीय है। और 7 से अगर कम है तो अम्लीय है। कैसा? अम्लीय है। ये आधा में है, अम्लीय है। चलिए आप समझ गए होंगे, आई होप सो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो कौन सा? किडनी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड्स ये सॉरी टाइपिंग एरर है, कण नहीं है, कणिकाएं हैं, कणिकाओं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सॉरी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत है, अस्थि मज्जा में होता है, ये क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं, ये रहा देखो, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन। अगला देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? फ्रेंड्स श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। कितना? 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना।
श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिका को दोबारा पढ़ लो। लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक प्लीहा। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 मांसपेशियां होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने का। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। कहाँ पर? पैर में। और RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। देखिए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस। शरीर में अमीनो अम्ल की कितनी संख्या होती है? 20। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अमीनो अम्ल की संख्या होती कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो फ्रेंड लगभग 1.5 लीटर बनता है मूत्र प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में। आगे देखते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान है 6। अभी मैंने बताया था यदि 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। बस इतना याद रखना। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित रहता है। तो कौन सा रहता है यकृत में संचित? विटामिन ए। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार। चलिए आगे देखते हैं। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? लुई पाश्चर। और दूध का पाश्चुरीकरण किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। तो याद रखेंगे, रेबीज के टीके का आविष्कार लुईस पाश्चर। आगे देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। विटामिन की खोज किसने की? कासिमिर फंक। होम्योपैथिक की खोज यानी होम्योपैथिक के जनक हनीमैन। चलो आगे देखते हैं। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई शाल्क। पोलियो ड्रॉप का आविष्कार अल्बर्ट साबिन। फ्रेंड्स, इनमें डिफरेंस है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई शाल्क ने किया और पोलियो ड्रॉप का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार ए फ्लेमिंग। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। रक्त परिवर्तन RH फैक्टर और एंटीजन, इन तीनों को की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त परिसंचरण की विलियम हार्वे। नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रोश। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बार्नार्ड। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। चलिए आगे देखते हैं। DNA की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। RNA की वाटसन एवं आर्थर ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हाक ने। यदि मैं बात करूं कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। चलिए आगे देखते हैं। BCG के टीका की खोज किसने की? अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन ने। किसने? अल्बर्ट कैमलेट और कैमली गुएरिन ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। और यदि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।